हेलो, नमस्कार। मजेदार पॉडकास्ट पर आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल गौड़ और इस पॉडकास्ट पर मैं आपको साहित्य के रोचक और दिल को छू लेने वाले अंश पढ़कर सुनाता हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं कि ये एपिसोड आने में कुछ देर हुई। इसकी दो वजहें हैं। पहली तो ये कि मेरी कोशिश रहती है कि आप तक कुछ ऐसा लाऊं जो कुछ हटकर हो, तथाकथित इन थिंग्स की भीड़ से ज़रा दूर। जाहिर है इसमें कई बार थोड़ा समय लग जाता है। दूसरी वजह ये कि फरवरी में हुए विश्व पुस्तक मेले में मेरी कविताओं का एक संग्रह छपकर आया, जिसमें कुछ व्यस्त रहा। इस संकलन का शीर्षक है 3 चवन्नी कुल 75, जिसे बोधि प्रकाशन जयपुर ने छापा है। पढ़कर देखिए, शायद पसंद आए। अमेज़ॉन पर उपलब्ध है। अब बात आज के एपिसोड की। आज के एपिसोड में मैं शंभू राणा की पुस्तक माफ करना हे पिता का एक रोचक अंश सिनेमा पढ़कर सुनाऊंगा। शंभू जी अल्मोड़ा में रहते हैं और 2013 में आई यह पुस्तक नैनीताल मुद्रण एवं प्रकाशन सहकारी समिति ने छापी है। शंभू जी के शानदार जीवंत गद्य से मेरी मुलाकात कबाड़खाना ब्लॉग पर हुई थी। अपने जीवन के अनुभवों को एक खिलंदड़ी निर्लिप्तता से देखती इस संग्रह की सभी कहानियां बड़ी चुस्त भाषा में लिखी गई हैं। शंभू जी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इस पुस्तक के इस्तेमाल की मुझे आज्ञा दी है। सुनिए सिनेमा। जिस तरह पुराने हीरो अब हीरो नहीं रहे, एकदम जीरो हो गए हैं या दादा नाना बनकर खखार रहे हैं, उसी तरह अपने शहर के 2 सिनेमा घरों में भी एक वीरान पड़ा है तो दूसरा मॉल बन गया है। अपने को पुराने अभिनेताओं से भला क्या हमदर्दी, मगर उनके छायाचित्रों की क्रीड़ा स्थली सिनेमा घरों की हालत पर खुल्लम खुल्ला अफसोस है, क्योंकि उनके साथ कई यादें वाबस्ता हैं। सिनेमा हॉल में पहली बार मेरा पदार्पण यही कोई 12-14 वर्ष की उम्र में हुआ होगा। जिंदगी में जो पहली फिल्म देखी थी उसका नाम था गरम खून। फिर धीरे धीरे सिलसिला चल पड़ा और लत सी लग गई, जो सिनेमा हॉल बंद होने तक लगी ही रही। क्या क्या जतन करते थे सिनेमा देखने के लिए, चोरी ठगी से लेकर कबाड़ बीनने तक। एक बार तो हद कर दी। हमारे लिए हद वाली बात इसमें कोई नहीं, सुनने वालों के लिए हो तो हो। हम 2-3 दोस्त यूं ही टहल रहे थे, इत्तफाकन सिनेमा हॉल के आसपास, और इत्तफाकन ही पिक्चर का पहला शो शुरू होने वाला था। अब यह भी संयोग ही था कि एक कुष्ठ पीड़ित महिला वहीं सड़क पे अपना डब्बा लिए बैठी थी। हमें उसका मांगने का अंदाज पसंद था। वह एक स्वाभाविक मुस्कुराहट के साथ बातें किया करती, जिसमें दीनहीनता न के बराबर हुआ करती थी। उसे सिर्फ आपके सिक्कों में दिलचस्पी नहीं थी, वह लोगों से घर के हालचाल, स्वास्थ्य वगैरह भी पूछती थी। एक तरह का ममत्व था उसमें। बस इसी नाते हमारा उससे परिचय था। उस दिन भी उसने हमें पुकारा। मैंने कह दिया कि आज तो हमारे पास कुछ नहीं, हो सके तो तुम हमें कुछ दे दो। उसने कहा, लला मैंने तो जिंदगी पर मांगा ही मांगा, भाग ही ऐसे ठहरे, दिया किसी को नहीं, आज मौका है, बोलो कितने दूं। उसने बोरे की तहें टटोलनी शुरू कर दी। हमने 3 लोगों ने सिनेमा और चाय के पैसे ले लिए, इस शर्त के साथ कि 2-3 दिन में वापस कर देंगे कुछ बढ़ा के। एक दिन मेरा एक दोस्त और मैं पिक्चर के ही जुगाड़ में 4-6 पव्वे अद्धे लिए कबाड़ी के पास जा रहे थे। रास्ते में एक जगह टेलीफोन के खंबे पर मैकेनिक चढ़ा बैठा था और समस्या के समाधान में बुरी तरह उलझा हुआ था। मेरे दोस्त ने नीचे पड़ी उसकी प्लास्टिक की चप्पलें झोले में डाल ली। गर्मियों के दिन थे। कबाड़ी को दुकान में बैठे बैठे झपकी आ गई थी। उस माई के लाल ने कबाड़ी के माल में से भी 2-3 पव्वे झोले में रखकर फिर कबाड़ी को जगाया। अफसोस कि ऐसी प्रचंड प्रतिभा का धनी व किशोर उचित वातावरण न मिल पाने के कारण आगे चलकर कोई नामी चोर नहीं बन पाया, वरना मंत्री ने सही, मंत्री की नाक का बाल तो तब भी होता। घर से भेजा जाता कि 5 लीटर मिट्टी का तेल ले आओ। तेल 4.5 लीटर लिया जाता। 2.5 रुपए की बचत, पिक्चर का जुगाड़, सबसे सस्ती क्लास का टिकट और मध्यांतर में 4 आने की चीज। उन्हीं दिनों एक तथाकथित अनुभवी ने बताया कि पिक्चर दूर से अच्छी दिखती है और रामलीला नजदीक से, पर दूर यानी बालकनी से देखते कैसे। वह तो हमारे लिए दिल्ली से भी ज्यादा दूर थी। छोट भैया राजनीतिज्ञ के लिए जिस तरह विधानसभा संसद होती है, वैसी ही हमारे लिए बालकनी और सेकंड क्लास थे। एक बार पिताजी ने किसी बात पर नाराज होकर पहले तो मुझे पीटा, फिर मेरी कॉपी किताबें और लत्ते कपड़े आंगन में फेंक दिए कि जा निकल जा घर से।
उस सामान में मेरा मिट्टी का गुल्लक भी था, जिसने आंगन को सिक्कों से पाट दिया। प्राथमिकता के आधार पर मैंने सिक्के बीने। सिक्कों ने मुट्ठियां तान कर बाआवाज़े बुलंद कहा, हम एक हैं और कुल जमा लगभग 6 रुपए हैं। उस समय इतने हीरे जवाहरात, मैं किस मुगल वली अहद से कम था। निकल गया घर से, जाकर एक दुकान में फुल प्लेट छोले के साथ 2 बन खाकर चाय पी, फटीचर क्लास का टिकट लेकर पिक्चर देखी और हाफ टाइम में भी कुछ खाया। मौजा ही मौजा। एक दिन क्लास में कुछ लड़के हेडमास्टर साहब से इसलिए पिट रहे थे कि वे पिछले दिन स्कूल ने आकर पिक्चर चले गए थे। बात न जाने कैसे लीक हो गई। लड़कों ने हालांकि काफ़ी बचाव किया। किसी ने कहा कि मास्टर साहब मेरे घर में पूजा थी इसलिए नहीं आया। दूसरे ने कहा मैं जीजा जी के साथ चितई गया था। एक ने कहा मेरी ईजा की छूत हो गई थी, मुझे खाना बनाने में देर हो गई। मास्टर साहब पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने सुताई जारी रखी। सालों, घर से आते हो स्कूल और जाते हो पिक्चर। पिक्चर देख के बनेगा तेरा भविष्य। अच्छा बताओ कौन सी पिक्चर देखी? बता रहे, तू बता। एक ने बक दिया, जी सुहागन। बगल में ही प्राइमरी स्कूल की अध्यापिकाएं थी। मास्टर साहब उनमें से ज़्यादातर से खार खाए रहते थे। एक अध्यापिका से, खासकर जो उम्र हो जाने के बावजूद अविवाहित थी, मास्टर साहब के मुताबिक उनके चिड़चिड़ेपन का कारण अविवाहित होना था। अच्छा मौका था उद्गार व्यक्त करने का। आए हाय, सुहागन किसे कहते हैं? सुहागन जानते हो कैसी होती है? ऐसे ही हो जाते हैं सुहागन, इतनी अकड़ के साथ। शादी बाप नहीं करता, गुस्सा और नखरे हमसे। टांग तोड़ दूंगा सालों जो फिर स्कूल से भागकर पिक्चर गए तो। सिनेमा की टिकटों के लिए खिड़की खुलने से काफ़ी पहले ही लंबी कतार लग जाया करती थी। टिकट क्लर्क सरकारी बाबुओं की तरह कुछ देर से आकर आसन ग्रहण करता और बड़े इत्मीनान से टिकटों की गड्डियों में 3 जगह मोहर लगाता था। उस वक्त हम पर उसका बड़ा रुआब पड़ता था। वह भी खुद को किसी तहसीलदार से कम क्या समझता होगा। टिकट खिड़की के छोटे से छेद से टिकटार्थियों की 3-4 कलाइयां अंदर घुसी रहती। टिकट के लिए अक्सर मारपीट हो जाया करती थी। बुकिंग क्लर्क से अगर आपकी सेटिंग है तो वह आपकी फरमाइश पर ऐसी जगह टिकट दे सकता था जहां बगल में लड़कियां बैठी हों। टिकटों की कालाबाजारी भी हुआ करती थी। तब के कई टिकट ब्लैक करने वाले आज कहाँ के कहाँ हैं। सब धंधे हैं। तब उनका धंधा टिकटों की कालाबाजारी था। आज जो है वह मान्यता प्राप्त है, जिसमें पैसा और इज्जत दोनों है। कभी कभार सरकार को लगता था कि यार ये फिल्म तो समाज को कोई संदेश भी दे रही है, मनोरंजन के साथ साथ दुर्घटनावशी सही, तो वह फिल्म कर मुक्त कर दी जाती। कर मुक्त मतलब कि टिकट का दाम कुछ कम, सबसे अगली क्लास का टिकट 1.5-2 रुपए का। ऐसे में हम काफ़ी खुश होते। मशक्क़त कम करनी पड़ती थी। कई बार तो सेकंड क्लास का टिकट भी हमारी पहुंच में आ जाता था। उमराव जान, दूल्हा बिकता है और गांधी जैसी फिल्में शायद टैक्स फ्री थी। यूं तो बच्चों का पिक्चर देखना बुरा माना जाता है, लेकिन कभी कभी शिक्षा विभाग के अधिकारियों और अध्यापकों को लगता था कि यह पिक्चर बच्चों को भी देखनी चाहिए। जब उन्हें ऐसा लगता तो वे बच्चों को सूचित कर देते। बच्चे घर से पैसे मांग लाते, टिकट के मूल दाम से कुछ कम। अध्यापकों के नेतृत्व में बच्चों का जुलूस सिनेमा हॉल जा पहुंचता। बच्चे अगली कतारों में बिठा दिया जाते, मास्टर लोग काफ़ी पीछे बालकनी में। बुद्धू बच्चे जिस तरह क्लास में सबसे पीछे यानी बालकनी में बैठते हैं। कम ही लोगों को पता होगा कि पैसे अगर कम हों तो डबलिंग पद्धति से भी पिक्चर देखी जाती थी। आविष्कार की पैदाइश का आरोप आवश्यकता पर लगता आया है, अतः डबलिंग की खोज हुई। डबलिंग मतलब कि एक सीट पर बैठकर 2 लोग फिल्म देखते। एक के पास टिकट के पूरे पैसे, दूसरे के पास लगभग आधे। एक टिकट लिया जाता, आधे पैसे गेटकीपर को बतौर सुविधा शुल्क दिए जाते कि माई बाप हमें डबलिंग कर लेने दे, तू हमारी सीट पर एक ही आदमी को देखना। डबलिंग के लिए लाजमी था कि दोनों दोस्त हों। अनजान आदमी के साथ यह पद्धति कारगर नहीं हो सकती थी और यह सब फटीचर क्लास में ही हो सकता था, बालकनी वगैरह में नहीं। डबलिंग के लिए भी अगर पैसे ना हो तो एक तरीका था खुजली मिटाने का। हॉल के बाहर दरवाजे से कान सटाकर भीतर चल रही पिक्चर की आवाज़ें सुनना। जैसे भूखा आदमी दूर से खाना तो देखे पर खा ना पाए। यह तरीका अपने को कभी पसंद नहीं आया, क्योंकि एक तो किसी भी चीज़ के लिए अपने को एक हद से नीचे गिराना ठीक नहीं, दूसरा फिल्म देखने की चीज़ है, मात्र सुनने की नहीं। फिल्मों में कई बार धोखे भी हो जाया करते थे, खास तौर पर महिलाओं को। मान लीजिए फिल्म का नाम है शंकर महादेव। महिलाएं शिव महिमा देखने की उम्मीद में टिकट लेकर बैठ गई बिना देखे भाले। पिक्चर शुरू हुई
तो पता चला कि यह तो शंकर और महादेव नाम के दो डाकुओं की कहानी है। डाकू अगर शरीफ हुआ तो भी गनीमत है, वह अमीरों को लूटकर गरीबों में बांटने जैसे सत्कर्म करेगा। और जो कहीं डकैत हरामी निकला तो आंटी जी 2-1 बलात्कार तो आपको देखने ही पड़ेंगे। अब आ ही गई हैं तो छी छी करते देख ही लीजिए, पैसे तो खर्च हो ही गए हैं। अंत बुरे का बुरा, आखिर में तो हीरो ने आकर इसकी गर्दन उतार ही लेनी है। डकैतों वाली फिल्म देखने से पता चलता है कि अधिकांश डाकू भाई लोग काली के उपासक होते हैं, यही उनकी कुल देवी होती है, नाम चाहे उनके शंकर हो या महादेव। ज्यादातर डाकू मूलतः एक जमाने के शरीफ आदमी हुआ करते हैं जो कि साहूकार के अत्याचार सहते हुए पले बढ़े। एक साधारण से वकील को अंग्रेजों ने रेल के डिब्बे से बाहर धकेलकर महात्मा गांधी बना दिया। कुछ इसी तरह की घटना उनके जीवन में भी एक दिन घटित होती है। क्या होता है कि साहूकार उसकी बेटी या बहन पर हाथ डाल देता है। उस दिन उनका खून खौल खौल कर आधे से ज्यादा भगोने से बह जाता है। वे जंगल की ओर भाग जाते हैं। कुछ देर भागने के बाद हम देखते हैं कि वे घोड़े पर सवार हैं और हाथ में दुनाली है। उनके साथ 50 लोग आ जुटते हैं। सबके पास घोड़ा और दुनाली बंदूक है। यकीन करिए कि ये सब मिलकर फिल्म के अंत तक साहूकार की हवेली की ईंट से ईंट बजाकर समर्पण कर देंगे और बैकग्राउंड से घोषणा होगी, अब कोई गुलशन न उजड़े, अब वतन आजाद है। हैरानी की बात है कि सरकार ऐसी पिक्चरों को माओवादी फिल्म कहकर प्रतिबंधित नहीं करती, जबकि कोई अगर कह दे कि हमारे मोहल्ले में 3 दिन से पानी नहीं आया, क्या व्यवस्था है, तो वह माओवादी हो सकता है। इस आधार पर कोई अगर चाहे तो कह सकता है कि सरकार डाकुओं के साथ है। फिल्मों में मिथुन चक्रवर्ती का बाप नहीं होता और नजीर हुसैन की बीवी। मिथुन की विधवा मां होती है और एक अदद जवान बहन जिसका अमूमन बलात्कार हो जाता है। मिथुन बलात्कारियों को चुन चुन कर अपने हाथों से मारता है। वह अक्सर मोटर मैकेनिक जैसा कोई रफ टफ काम करता है। कभी कभी पुलिस और मिलिट्री वाला भी होता है। एक अमीरजादी हाथ धोकर, छोड़िए नहा धोकर उसके पीछे पड़ जाती है। मिथुन शुरू में हाथ नहीं धरने देता, फिर धीरे धीरे नरम पड़ने लगता है। बलात्कारियों को ठिकाने लगाने और मोटर रिपेयरिंग के कामों से फुर्सत निकालकर मिथुन उस अमीरजादी के साथ नाच गा भी लेता है। मिथुन हमेशा गरीब और मजलूम के साथ है। वह मिलावटखोर बनिए की पोल सरे बाजार यूं खोलता है, यह क्या सेठ, घी के डब्बे में डालडा। मिथुन जब तक जिंदा है कोई साला किसी के साथ अत्याचार करके तो दिखाए। मिथुन उसे चौराहे पर कुत्ते की मौत ना मारे तो कुत्ता कह देना। और नजीर हुसैन हमेशा न जाने कैसे एक बेहद अमीर आदमी होता है। उसकी बीवी नहीं होती। संतान के नाम पर एकमात्र लड़की होती है, जवान और खूबसूरत। वह फिल्म के शुरू में बीए के साथ साथ पार्ट टाइम इश्क भी करती है। 2-1 गानों के बाद इश्क में होल टाइमर हो जाती है, कॉलेज पार्ट टाइम जाती है। इस इश्क में कोई फच्चर फंसा होता है। समझ लीजिए कि लड़के के बाप का ही नहीं पता, या हो सकता है कि लड़के की माँ के बारे में समाज जब फुर्सत में जुगाली करता है तो कुछ ऐसी वैसी बातें करता है। यह बात सिर्फ नजीर हुसैन जानता है। कई बार लड़की भी जानती है तो वह बाप से जबान लड़ाती है, लेकिन डैडी मैं पूछती हूं इसमें अशोक का क्या दोष है। नजीर हुसैन दीवार में टंगी दिवंगत पत्नी की तस्वीर के पास जा खड़ा होता है। पार्वती, अच्छा हुआ तुम चली गई, मैं अभागा रह गया था ये दिन देखने के लिए। इस लड़की के कारण आज जमाना मुझ पर थूक रहा है। मेरी परवरिश में ही शायद कोई कमी रह गई। तुम होती तो शायद ये दिन न देखने पड़ते। अब क्योंकि फिल्म की 2-1 रीलें ही बची हैं, इसलिए ग्रह दशा एकाएक अनुकूल होने लगती है। लड़के का लापता बाप प्रकट हो जाता है और वह कोई राय बहादुर खान बहादुर से कम नहीं निकलता। और अगर लड़के की मां के बारे में कोई चर्चा है तो वह भी साफ हो जाता है कि दरअसल वह उस रात सेठ दीनानाथ की हवेली में उन्हें राखी बांधने गई थी, जिससे समाज को भूलवश गलतफहमी हो गई। वरना कौन नहीं जानता कि वो बुढ़िया तो इतनी शरीफ है कि आज तक अपने पति का भी मुंह उसने नजर भर के नहीं देखा। देखा बहन, मैं ना कहती थी सुमित्रा बहन जैसी भली मानस इस जहान में ढूंढे ना मिलेगी। आग लगे इस समाज के मुंह में, जो जी में आया बक दिया। ललिता पवार जैसी सास कोई लड़की नहीं चाहेगी और निरुपमा राय जैसी सास हर लड़की को मिले। इफ्तिखार अगर पुलिस ऑफिसर नहीं है तो वह इफ्तिकार किस काम का। ऐसे ही कई और भी अनगिनत सनातन सत्य हैं हिंदी सिनेमा के, हवा पानी की तरह। जिस इंटर कॉलेज से 8वीं से आगे की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया, उसका रास्ता पिक्चर हॉल से होकर गुजरता था। 9वीं 10वीं में जो फीस पड़ती थी उसे हम बाप की पे स्लिप दिखाकर पूरी या आधी माफ करवा लिया करते थे। फीस पूरी माफ हुई तो घर में आधी बताई, आधी माफ हुई तो घर में कहा इस बार माफ नहीं हुई, पूरी पड़ेगी।
फीस डे मतलब पिक्चर डे। मैं और मेरा वही पौवा चप्पल चोर दोस्त अक्सर बस्ते में जूट का एक कट्टा रख के ले जाते। कट्टा कैंटीन में रख देते। इंटरवल में भागकर वहां पहुंचते जहां आज अल्मोड़ा की लॉ फैकल्टी है। वहां इन दिनों लाल मिट्टी की खान थी। हम एक कट्टा मिट्टी भरते। मैं अपने दोस्त के फटे जूते और बस्ता उठाता, वह मिट्टी भरा कट्टा। लिपाई पुताई के काम आने वाली ये मिट्टी 4 रुपए में बिकती थी। अब एक अठन्नी की दरकार होती, पिक्चर पक्की। दक्षिण भारतीय फिल्मों का अलग किस्सा है। इनका निर्माण लोगों की यौन कुंठाओं को धोने के लिए किया जाता था। यह पिक्चरें अमूमन जाड़ों में लगा करती थी। पिक्चर क्योंकि वर्जित विषय पर होती थी, इसलिए 6 से 9 वाला शो सबकी सहूलियत का होता। पर्याप्त अंधेरे के कारण किसी परिचित द्वारा देखे जाने की आशंका कम रहती। अब यह बात अलग है कि परिचित या तो पहले हॉल में बैठा होगा या आपसे ज्यादा शातिर हुआ तो फिल्म शुरू होने के कुछ पल बाद हॉल में घुसेगा जब बत्तियां गुल कर दी जाएंगी। इस फिल्मों को जिस चीज के लिए देखा जाता वह मूल तत्व पिक्चर में उतना ही होता जितना होटल के पालक पनीर में पनीर मिलता है। फिल्म में 2 बार 1 आध मिनट का एक सीन जोड़ दिया जाता जिसका फिल्म की बेसिर पैर की कहानी से कोई संबंध नहीं होता था। उस दृश्य में एक जोड़ा स्त्री पुरुष प्राकृतिक अवस्था में वही शारीरिक क्रिया बड़े मनोयोग से संपादित कर रहे होते जिसे आदिकाल से एकांत में करते आए हैं, और वेंटिलेटर की मदद से जीवन जब एक्सटेंशन में चल रहा होता है तब भी करने की तमन्ना रखते हैं। ऐसा दूसरा सीन हाफ टाइम के लगभग तुरंत बाद आता था। इसके बाद हॉल में नौसिखिए रह जाते, या वो जिनका जब तक सांस है तब तक आस है पर अटल विश्वास होता। अनुभवी जन हॉल को यूं छोड़ देते जैसे लंपटों की सभा का त्याग कर देते हैं। आसपास के दुकानदारों को हॉल के स्टाफ से मालूम पड़ जाता कि पहला सीन कितने बजे है, दूसरा कितने बजे। वे लोग ठीक समय पर दरवाजा खोलकर भीतर घुसते, वहीं खड़े खड़े दर्शन कर फिर दुकान में जा बैठते। सार सार को गही रहे, थोता दही उड़ाए। ऐसी पिक्चरों के टिकट कुछ इज्जतदार लोग दूसरों से मंगवाते थे। ऐसे ही लोग शराब और कंडोम भी औरों से मंगवाते हैं। बड़े बड़े महारथी नजर आ जाया करते थे हॉल में, टोपी मफलर और काले चश्मे की ओट लिए। दर्शकों द्वारा फिल्म पर छींटाकशी का भी रिवाज था। मिसाल के तौर पर विलेन की स्वाभाविक इच्छा है कि वह हीरोइन का थोड़ा बलात्कार कर ले, पर हीरोइन है कि बात को समझ नहीं पाती। कोई भगवाधारी समझाए इसे कि भाई आस्था का प्रश्न है, तो साहब काफी देर धींगा मुस्ती के बाद भी जब विलेन हीरोइन का पल्लू तक नहीं हटा पाता तो दर्शकों में से कोई मदद की पेशकश करेगा, अबे मैं आऊं क्या। या हीरोइन को एक दिन वॉश बेसिन के आगे खड़े होकर इल्हाम होता है कि वह जो 2-4 बार हीरो के साथ नाची गाई थी उसी वजह से उसे गर्भ रह गया, और एक उधर हीरो गायब। वह कश्मीर के मोर्चे पर गया था जहां उसने शुरू में तो दुश्मनों के साथ नींबू सान कर खाया और शत्रुओं के दांत खट्टे कर दिए थे, मगर अब सरकार कहती है कि वे लापता है। हाय राम, अब क्या होगा। ऐसे में हीरोइन किसी मूर्ति के आगे जाकर कहेगी, हे भगवान मेरे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। मूर्ति चुप रहेगी। कोई दर्शक राय देगा, मोमबत्ती जला, मोमबत्ती, और भविष्य के लिए संतति निरोध का कोई साधन भी बता देगा। पिक्चर हॉल में कई बार ऐसी दुर्घटनाएं भी हो जाया करती थी कि अगली सीट पर बैठे जिन भाई साहब से आपने माचिस मांगी थी, इंटरवल में जब बत्तियां जली तो वे आपके सगे बाप साबित हुए। यह सारा किस्सा तब तक अधूरा और अलोना है जब तक एक सज्जन का जिक्र न कर लिया जाए। यादों की बारात के दूल्हा सचमुच वही हैं। वे सज्जन काफी उम्र दराज थे और उस उम्र में भी मेहनत मशक्कत का काम किया करते थे। दरमियाना कद, दुबली काया पर कुर्ता पायजामा वास्कट, सर पर टोपी और आंखों में मोटा सा चश्मा। उनकी आंखें बेहद कमजोर थीं। एक बार मैंने उन्हें दीवार में चिपका इश्तहार पढ़ते देखा। वे इश्तहार से चेहरा यूं सटाए थे गोया इश्तहार को चाट रहे हों। उन जैसा सिनेमा प्रेमी अपने देखने में नहीं आया। यह संस्मरण मैं उन्हीं अनाम बुजुर्गवार को समर्पित करता हूं। वे सज्जन एक अनुवादक के सहारे पिक्चर देखते थे। एक कमसिन बच्चा उनकी बगल की सीट पर बैठा उनके लिए पिक्चर की रनिंग कमेंट्री किया करता। हाँ, अब गाना हो रहा है, ना कोठे में नहीं घर पे नाच रही है, नाम पता नहीं कोई नई है, न ज्यादा मोटी न दुबली जैसी हीरोइन होती है। हीरो जितेंद्र है। गद्दार अभी नहीं आया पर मैंने पोस्टर में देख लिया था, प्रेम चोपड़ा है। हाँ वही शीशे से पत्थर तोड़ने वाला। हीरोइन नहा रही है, पर्दे के पीछे है, अल्लाह कसम कुछ नहीं दिख रहा। गद्दार और हीरो में मारपीट हो रही है। हीरो रस्से में लटक कर बदमाशों को मार रहा है। ये पड़ी एक के लात।
शीशा तोड़ते हुए बाहर छटक गया। क्यों? चुप हो जाऊंगा तो कहोगे कि ठीक से बताया नहीं, मजा नहीं आया। हाँ चलो, हाफ टाइम हो गया, चाय पी लो, मैं पकौड़ा खाऊंगा। इति फ्लैशबैक स्टोरी। तो ये था शंभू राणा जी द्वारा लिखित सिनेमा, सिनेमा और सिनेमा। आशा करता हूं आपको ये सुनकर मजा आया होगा। इस एपिसोड में इतना ही। और ये एपिसोड अंत करने से पहले एक बार आपसे गुजारिश कि आपके लिसनिंग प्लेटफॉर्म पर मेरे इस पॉडकास्ट को रेटिंग दें और पसंद आए तो फॉलो भी करें और शेयर भी करें। चलिए, अगले एपिसोड में मुलाकात होती है, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।